आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अमरोहा शहर की मशहूर हस्ती और यातायात व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करने वाले सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा जी से। जग्गा जी, आप और प्रशासन भी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधार लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद व्यवस्था जो है नहीं सुधर पा रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें दो कारण होते हैं जी। एक डंडे से व्यवस्था बनाना और एक मनो इच्छा से व्यवस्था बनाना। ठीक ठीक। दो अलग अलग पहलू हैं उसमें। जी पुलिस का काम या प्रशासन का काम जागरूक करना नहीं होता लोगों को। जी। उनका काम होता है परिवर्तन करना। ठीक ठीक। यानी कि वो अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये उनका काम है। ठीक। लेकिन जब हम किसी समाज के अंदर रहते हैं तो हमें दोनों वर्गों को देखना होता है, पहलुओं को देखना होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती है वो लेकर आखिर में एक दिन समाप्त भी वहीं पर ही होती है। ठीक ठीक। अगर समस्या अमरोहा में बनी है तो अमरोहा में ही समस्या समाप्त भी होगी। जी। उसके पीछे जो है वो अमरोहा के नागरिक है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि सबसे बड़ा तो जो है कि सड़कें हमारी बहुत तंग है। ठीक। शहर का जो बहुत पुराना शहर है। जी जी। बुनियादी ढांचा जो है उसी तरीके का विकसित नहीं है। पतली पतली गलियां, छोटी सड़कें, और उनके ऊपर अतिक्रमण प्रशासन तो नहीं कराता जी। नागरिक ही करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो हमें अतिक्रमण को छोड़ना होगा, उसको अतिक्रमण को हमें स्वयं बंद करना होगा। उत्तर प्रदेश उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्सनल व्हीकल्स जो है दो अलग अलग कैटेगरी है। का चौथा सबसे बड़ा अब हम जितनी संख्या में यहाँ पर बैठे लोग बाग, तो हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना कोई ना कोई वाहन की ओर बढ़ते हुए जिलाधिकारी आप ताज्जुब करेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ई रिक्शा जो चलता है, बैटरी रिक्शा जो चलता है, गुजरी बाजार क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित होता बाजार नौबत खाना स्थित है, उस पर कार्रवाई के आदेश किए। तो लोगों ने इस पूरे महीने उनको दुबका करके घरों में खड़ा कर लिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑप्शन भी दिया कि आप जो है उसको डिसमेटल कराइए और ऑथराइज को ऑथराइज खरीद लीजिएगा उसके बदले में। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने जो अनऑथराइज थे उनको दुबका के खड़ा कर लिया कुछ दिन के लिए। ठीक। और नए लोग जो विकल्प ढूंढ रहे थे रोजगार का, वो वैलिड ई रिक्शा खरीद करके ले आए। 2 महीने के अंदर लगभग 1300 बैटरी रिक्शा अमरोहा जिले के अंदर नया आया है। ठीक। अब जब बड़ी संख्या में बैटरी रिक्शा पतली पतली गलियों में घूमेगा, हर गली के अंदर किसी में भी चले जाइए आप। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि वो रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। व्यक्ति कहता साहब मेरे पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, मेरी आजीविका इसी से चलती है, कार्रवाई होती है, तो वो यही कहते हैं। तो दोनों चीजें हैं, लोगों को ये सोचना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी उतनी ही आमद होनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। ठीक। अगर आप खाली बैटरी रिक्शा है आपका, तो आप किसी स्टैंड पर खड़े होइए, सवारी की प्रतीक्षा करिए, वहां से जब सवारी आपको मिल जाए तो मूव करिए। अब आप उसको खाली को अगर गलियों में लेकर के घूम रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 10 रिक्शा एक गली में से निकले, उसमें 2 में सवारी बैठी है, 8 रिक्शा जो है खाली जा रहे हैं। लेकिन आपने उससे सड़क को तो कवर कर दिया ना, घेर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं जग्गा जी, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे अवयस्क हैं, बच्चियां हैं, वो स्कूटी चला रही हैं, उन्हें ना कहीं कोई ट्रेनिंग मिली है और वो धड़ल्ले से, और इस वजह से एक्सीडेंट की भी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। तो क्या उसके लिए, चूंकि आप सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं और हर महीने इसकी मीटिंग भी होती है, तो उसमें इस मसले पर कोई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, निसंदेह जनपद के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है जी। उसमें लोगों की मृत्यु हो रही है। जहां तक आपने सवाल उठाया नाबालिग बच्चों का, जी, नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने के मामले में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 के अंदर एक व्यवस्था करी गई थी जी, कि अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाता है तो उसके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक।
अब पेरेंट्स का भी आपको ये देखना होगा कि पेरेंट्स कौन है, क्या माता पिता ही पेरेंट्स हैं, जी जी, या चाचा ताऊ, वो भी हो सकते हैं, मामा मौसा फूफा बड़े भाई पेरेंट्स हैं। जी अभी पिछले महीने लगभग 12 या 13 बच्चे हमने रोड के ऊपर रोके होंगे जो 2 व्हीलर्स चला रहे थे। जी जी, हमने देखा उसको। बच्चों से संपर्क किया, उनसे कहा कि आप अपने फादर को बुलाइए या हमें फोन नंबर दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। ठीक। अब पेरेंट्स का नजरिया आप देखिए वहां पर कि एक पेरेंट्स का ये कहना था कि आपको क्या तकलीफ है। अरे मैंने भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बच्चा आपका है, गाड़ी आपकी है। जी हाँ, लेकिन ये अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति सड़क पर चल रहा है उसके लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। बिल्कुल। तो कानून के अंदर तो बहुत सख्त व्यवस्था है इसके अंदर। कानून में देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई नाबालिग बच्चा पकड़ा जाता है जी, तो मिनिमम 11,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगता है, ठीक, जिसमें 5,000 रुपए जुर्माना तो लगता है उस बच्चे के ऊपर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने का, ठीक, और 5,000 रुपए उस वाहन स्वामी के ऊपर लगता है जिसने अपना वाहन उस बच्चे को संचालित करने के लिए दिया, ठीक है। और 1,000 रुपया लगता है ड्राइविंग रेगुलेशन वायलेशन का। इस तरह 11,000 रुपए। 11,000 लगता है। लेकिन अगर उस बच्चे से कोई एक्सीडेंट घटित हो जाता है जी, तो ये जुर्माने की राशि बढ़कर के 25,000 हो जाती है। 25,000 होने के साथ साथ उसके पेरेंट्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा कायम होगा जी, उसको सक्षम न्यायालय का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उसको 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी मासिक आय कुल 20,000 रुपए जी, है, वो कहां से जुर्माना भरेगा? अब उसको जब 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा तो निसंदेह है कि वो उसको भरेगा नहीं, और वो एक अदालतों के अंदर जिस प्रकार से तमाम फौजदारी के मुकदमों की लाइन लगी हुई है, अदालतों में इसी प्रकार से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो चालान होते हैं इनकी लाइन लगी हुई है। आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा। एक एक गाड़ी के ऊपर 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 चालान है। जब इन चीजों से भी काम नहीं चला तो अभी मुख्यमंत्री जी ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक एक की थी जी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी जिला सड़क सुरक्षा समितियां थी वो उसमें जुड़ी हुई थी, ठीक, ठीक, वर्चुअल मीटिंग थी वो। जी जी, उसमें फिर उन्होंने आदेश करा कि अब जिस गाड़ी के ऊपर 3 चालान पहले से पेंडिंग है जी, और उसने अपने मोटर वाहन का चालान का निस्तारण नहीं कराया है, जी, अगर वो चौथे चालान पर अब पकड़ा जाएगा तो वो वाहन सीज किया जाएगा। ठीक, ठीक, तो उसके ऊपर यातायात पुलिस काम कर रही है, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए ना कि आपके जनपद में जो यातायात पुलिस कर्मचारियों की संख्या है जी जी, वो लगभग 45 है पूरे जनपद में। पूरे जनपद में, जी, जिसके अंदर 5 TSI है, 12 हेड कांस्टेबल है और बाकी कांस्टेबल्स है। ठीक, ठीक, चालान करने की जो पावर है वो TSI को और हेड कांस्टेबल्स को है, ठीक, कांस्टेबल को चालान करने की पावर नहीं है। नहीं, तो अब अगर देखेंगे तो प्रवर्तन कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो केवल 17 लोगों के पास है। वो कहां तक कवर करें? उसके अलावा जो परिवहन विभाग के अंदर प्रवर्तन अधिकारी है वो मात्र 2 है। जी, तो 19 लोग और लगभग 4.5 लाख वाहन जनपद के अंदर मौजूद है इस समय रजिस्टर्ड, जो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार है। 4.5 लाख वाहनों को 20 अधिकारी या कर्मचारी किस प्रकार से नियंत्रित कर पाएंगे, किस प्रकार से उनको रेगुलाइज करा पाएंगे। जी, जान किसकी जा रही है सड़क दुर्घटना में? आम व्यक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा जिम्मेदारी यहां पर जो आकर के बनती है वो हम लोगों की ही बनती है, वाहन चालकों की ही बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जग्गा जी। बस अब आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए जीवन बहुत अनमोल है। ठीक, ठीक, जीवन, ये जो मानव रूपी शरीर आपको मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। जी, बेहतर, कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ठीक, ठीक, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप इतना जरूर मान करके चलिएगा कि ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा और ये अमूल्य जीवन है। इसको सुरक्षित रखें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, आपसे कुछ आशा रखते हैं। जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में है जी जी, उससे कोई ना कोई आशा, उससे उम्मीद रखता ही है व्यक्ति।
मेरे से अगर पड़ोसी नहीं रखता होगा तो मेरा मित्र आशा रखता होगा, मेरा पुत्र रखता है। बेशक। तो हम उन लोगों की आशा पूरी कर सके, उनको कुछ अच्छा जीवन दे सके। और सड़क पे जब वाहन चलाए तो जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त न कर ले वाहन न चलाएं, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इतना कानूनी पचेड़ा है जिसको व्यक्ति सोच नहीं सकता है। मैं यहाँ एक घटना भी आपसे साझा करना चाहूंगा ताकि लोगों को ये समझ में आए जी जगत जी कि मोटर वाहन कानून का पालन करना इतना अनिवार्य क्यों है। एक व्यक्ति ने अपना वाहन आज से 13 वर्ष पहले बेचा था जी, और बेच करके उन्होंने वो वाहन ट्रांसफर नहीं कराया। उस वाहन से अभी 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई जी। उन 3 लोगों की मृत्यु का जो मृतक थे उनके परिवार ने वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल में मुकदमा डाला क्लेम के लिए। जी जी। जब उसको पंजीकृत स्वामी का नोटिस प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि मैंने तो ये गाड़ी 13 साल पहले बेच दी है। तो सक्षम न्यायालय ने कहा कि हमारे पास जो परिवहन विभाग से रिकॉर्ड आया है जी, उसमें वाहन के पंजीकृत स्वामी आप हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये गाड़ी बेच दी है। बिल्कुल सही बात। आपको इस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और ये सीधी सीधी आप ही की जिम्मेदारी है। उसमें 10-10 लाख रुपए तीनों मृतकों को मुआवजा देने के आदेश हुए जी, क्योंकि उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। जो पंजीकृत वाहन स्वामी था उसको यही पता नहीं कि तेरा वाहन किसके पास है। अरे वो वाहन लापता है और मुकदमा उस वाहन स्वामी के खिलाफ चल रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं कि जब तक आपका वाहन आपके पास है, जी जी, आपके कब्जे में है, उसका इंश्योरेंस जरूर करा करके रखें, उसका पॉल्यूशन जरूर करा करके रखें, बहुत बेहतर। उसकी आरसी की वैलिडिटी कंटिन्यू चेक करें। अगर उसको गाड़ी को 15 साल हो जाते हैं तो आपके जनपद में उसकी आरसी रिन्यूअल हो सकती है, वो 5 साल के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप गाड़ी एक्सपायर आरसी पे चला रहे हैं तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन ही माने जाएंगे। उन परिस्थितियों में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करती और वो सारा मुआवजा आपको अपनी जेब से देना होता है। अरे बाप रे बाप, जो बहुत भारी आपके ऊपर पड़ सकता है। एक नया जो अभी कानून के अंदर अमेंडमेंट हुआ जी, कि अगर आपके पास पुराना वाहन है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, उसको आप चलाना चाहते हैं, तो जो मैंने बताया उसको रजिस्टर्ड कंडीशंस में रखिए। ठीक ठीक। लेकिन अगर आप उसको बेचना चाहते हैं कबाड़ में, तो कबाड़ के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बनाए हैं। ठीक ठीक। अपना वाहन आप वहां के अलावा किसी कबाड़ी को ना बेचे। अगर आप किसी सामान्य कबाड़ी को वाहन बेच रहे हैं जी, और उसने वो वाहन आगे बेच दिया और उसको कोई संचालित करने लगा जी, और कोई घटना घटित हो जाती है तो लाइबिलिटी पंजीकृत ओनर होने के लिए आप पे होगी। तो जनपद में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बना है। वहां पर जब आप व्हीकल स्क्रैप कराते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं जी। एक तो आपके वाहन का पंजीयन वहां पर निरस्त कर दिया जाता है। ठीक ठीक। और पंजीयन निरस्त होने के बाद जो डाटाबेस है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। बहुत बेहतर। और दूसरा, स्क्रैपिंग सेंटर आपको एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि हमने आपका व्हीकल स्क्रैप कर दिया। उस प्रमाण पत्र के बिहाफ पर अगर आप कोई नया वाहन खरीदते हैं जी अपने नाम से, तो उसमें आपको रोड टैक्स में 10%, 15% और 25% तक की छूट मिलती है। बहुत बेहतर है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही खरीदते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 तक 100% रोड टैक्स में छूट है। तो व्हीकल अपना पुराना जो 15 साल पुराना हो गया है, आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं, तो उसको आप जाकर के स्क्रैप करा दीजिए। क्योंकि अगर वो वाहन आपके घर में पड़ा भी रहेगा, जी जी, आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, तो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी चलती रहेगी। पता ये चलेगा कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब भी ऑडिट होते हैं तो पता चला कि आपके वाहन के ऊपर तो 1 लाख रुपया टैक्स निकल रहा है। वाहन आपका खड़ा है मिट्टी में दबा हुआ घास में और आपके ऊपर टैक्स निकल रहा है 1 लाख रुपया।
फिर आप जो है उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, टैक्स की रिकवरी को जीरो कराने के लिए टैक्स ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, उनसे बचने के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि जो नियम और कानून बने हैं उनका पालन करें, ताकि आप सुरक्षित रह सके, आपका पैसा सुरक्षित रह सके। बहुत बेहतर, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। ओके।